तो दोस्तों अभी हम तैयार होकर रेडी है तीसरा दिन कुरुक्षेत्र जाने के लिए। और अभी हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है, दिखाता हूँ आपको। किसान सब आ चुके हैं तैयार होकर। बताओ तो करें। कड़ी बना चल। अभी हमारे गरम गरम गोटे बन रहे हैं, कड़ी बना दे फटाफट चल। खाने के लिए तैयार नाश्ता। अभी नाश्ता करने के लिए हम तैयार। नाश्ते में भजिया और कढ़ी, गोटा और कढ़ी, साथ में चाय कॉफ़ी और भाकरी भी। आज का मेन्यू गोटा, कढ़ी, मिर्च, भाकरी और चाय। तो अभी हम ले रहे हैं सब। बस मिक्सिंग था बस। नाश्ता चल रहा है जोरों से। सुबह में पेट भर के खाना चाहिए। तो आज हम हरियाणा जाने के लिए निकल रहे हैं और हमारे जयपुर को अलविदा कह रहे हैं। तो अभी निकलते हैं हरियाणा जाने के लिए। तो बने रहिएगा पूरे सफ़र में मेरे साथ। तो हमने रूम छोड़ दिया है और अभी निकल चुके हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा जाने के लिए। यहाँ पर सब्जी मंडी है और पूरे जोर पर चालू है। सुबह में 8 बजे हैं और हम निकल चुके हैं। किसान भाई सब राह देख रहे हैं एक दूसरे की। तो जाने की फुल तैयारी है। शायद शाम को 6-7 बजे तक पहुंचेंगे हम कुरुक्षेत्र हरियाणा। स्वामीनारायण भगवान की जय, नानू पीर की जय। अभी हम 5-10 मिनट के लिए रुके हैं। यहाँ पर पेट्रोल पंप है और थोड़ा सा पानी और फ्रेश होने के लिए। हम जर्नी पे निकले तो अभी चाय पीने के लिए रुके हैं। अब हम जाने वाले सीधा कुरुक्षेत्र। देखेंगे वहाँ पर अर्जुन और कौरवों का युद्ध हुआ था, कैसे हुआ था, जा रहे हैं कैसे हुआ था। वहाँ रथ मौजूद है, देखते हैं कैसा है रथ। प्रैक्टिकल करेंगे उधर बांड खरीद के। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ले लेंगे। खाना लेट मिलने वाला है तो अभी 2020 से चलाना पड़ेगा। शाम को 3 से 4 बजे खाना मिलेगा लगता है, ऐसा है। तो अभी सब अपने अपने पैकेट निकल रहे हैं। हमारे पास ये है तो इससे काम चलाएंगे, क्योंकि खाने वाले हमारे साथ है। और वो अभी हम 1:30 बजे पहुंचेंगे जहां पर खाना बनाना है। और 1.5-2 घंटा तो लगेगा खाना बनाने में। हमें 3-4 बजे खाना मिलेगा आज तो चलो कुछ नाश्ता करते हैं। प्रॉब्लम आ रही है जैसे अभी आज 2 बज चुके हैं लेकिन खाना नहीं मिला है फिर भी, क्योंकि खाने को भी हमने चलता कर दिया है। क्योंकि अभी हमें एक किसान से मिलने का मौका मिल रहा है और उसके खेत को देखने का मौका मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं।
नमस्कार। वाह, किसान भीम सिंह जी ने हमारे लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था भी यहाँ पर रखी है और पीछे उनका खेत है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया खेती हमें देखने को मिलेगी। वो पीछे आप फुहारा सिस्टम और नेट लगी हुई है, वहाँ पर पौधे बनाते हैं आप बीज से, और ये सब इनकी मशीनरी है। तो हरियाणा में भीम सिंह जी के खेत पर हम आए हैं और अभी पूरा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है घास का, बहुत बढ़िया शानदार। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं ये, इसमें रोटावेटर और बोने का दोनों साथ में ये भी कुछ अलग है। गुजराती में इसे वावणिया बोलते हैं, लेकिन अलग सिस्टम है। ये ग्रेडिंग का है, सब बीज छोटे बड़े अलग हो जाए। और वो हार्वेस्टर है गेहूँ काटने के लिए, छोटा सा। ये बहुत बढ़िया बनाया है, छोटा सा। हाँ, એમાં હાલે જ ને નિંદામણ નાશક તરીકે નિંદામણ કાઢવા માટે। ધોરિયા નાખવા માટે बहुत बड़ा रोटावेटर। हड़ एम हड़ तरीके आनो उपयोग करे खेड़ माटे। सभी भाइयों को राम राम, नमस्ते। हमारे इस गांव में हरियाणा की पावन धरती पर आप पहुंचने का सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम भीम सिंह डागर है, ये मेरा गांव है। यहाँ पे 1 किलोमीटर पे मेरे अंकल जी हैं जगत सिंह जी, जिन्होंने 20 साल गांव का प्रतिनिधित्व किया है सरपंच के तौर पर। और इनका कंधे से कंधा मिला के इन्होंने हमारा साथ दिया है प्राकृतिक खेती में आगे बढ़ने के लिए। 18 अक्टूबर 2011 को सुभाष पालेकर जी को सुना था हमने, कि हमें बड़ा झटका लगा भाई हम जो जहर डाल रहे हैं वो हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विनाश का काम कर रहे हैं। बस उसी दिन हमने संकल्प ले लिया था कि आज के बाद में हम कोई जहर नहीं डालेंगे। जो खरीदा हुआ था वो डाला, उस दिन के बाद में हमने नहीं खरीदा। काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, काफ़ी नुकसान उठाया है, ज़मीन भी बेचनी पड़ गई, लेकिन हमने अपने संकल्प को नहीं तोड़ा और खुद अपनी मार्केटिंग करते हैं। किसान के पास जब तक बिक्री का कोई रास्ता नहीं है तो प्राकृतिक खेती में गुजारा नहीं है। क्योंकि कंपनी वाले खरीदने आते हैं, वो तो इतना कम मूल्य देते हैं, रसायन से भी कम मूल्य देते हैं, जबकि इसमें पैदावार भी कम है, मेहनत कई गुना ज़्यादा है। परिवार को सुबह से लेकर रात तक लगे रहना पड़ता है। तो बिक्री का रास्ता अभी हम जैसे गुरुदेव से जुड़े श्री श्री रविशंकर जी से आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था है, उनसे जुड़े हम फरवरी 2016 में। तब से पहले हम अपने उत्पाद को रासायनिक मार्केट में बेचते थे। फिर हमारे साथ है जो आर्ट ऑफ लिविंग के फॉलोवर हैं, उनका जो ग्राहक हमारे बढ़ने शुरू है, और अभी हमारे 80 से 90% जो कस्टमर हैं वो आर्ट ऑफ लिविंग के फॉलोवर। और मेरा ये मानना है कि ये हमारे देश में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि हम गुरु को सर्वोपरि मानते हैं, भले वो किसी धर्म में हो, लेकिन गुरु को सर्वोपरि मानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितने धर्मगुरु हैं वो अपने फॉलोअर को बोले कि भाई आप प्राकृतिक खाना शुरू करो, तब आपका योग सफल होगा, तो एक बड़ी क्रांति आ सकती है। तो अब हम अपनी खुद मार्केटिंग करते हैं जी, अपनी ज़मीन, अपना उत्पाद, अपना मूल्य। रेट हम खुद तय करते हैं। प्याज हम 100 रुपये किलो बेचेंगे तो गुजारा होगा, गाजर हम 70 रुपये या 60 रुपये बेचेंगे तो हमारा गुजारा होगा।
यानी खेत में जो उत्पादन होता है उसके हिसाब से हम रेट तय करते हैं। जैसे अब गेहूं और सरसों हमारी यहाँ मुख्य फसल है, तो गेहूं को हम देखते हैं कि हमारी पैदावार कितनी हुई, रासायनिक की पैदावार कितनी हुई, तो हम किस मूल्य पर बेचें जब हम रासायनिक वाले के से ऊपर रहें, क्योंकि परिवार में खुशी तभी आएगी, 2 पैसे आएंगे। देखो एक 500 रुपये का मजदूर है, उसको भी अगर 499 रुपये मिले तो उसका मन दुखी होता है। मेहनत कौन करता है? परिवार करता है। हमारे यहाँ महिलाओं के ऊपर खेती ज़्यादा दारोमदार है, महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं, और वो जब मेहनत करते हैं और उनको उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता तो निराशा होना स्वाभाविक है। अब हम उनकी भी सलाह लेते हैं, भाई पालक आप किस रेट में बेचेंगे तब आपकी मेहनत निकलेगी। तो वो कहते हैं जी 40 रुपये पाओ या 30 रुपये पाओ, इस रेट में बेचेंगे तो हमारा गुजारा होगा। तो हम खुद अपना मूल्य तय करते हैं। लेकिन अब भी समस्या है, और ये पूरे देश के किसानों के सामने है, बिक्री की समस्या। नहीं तो कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कागजों में तो बहुत कुछ कर रही है, हम ये कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के लिए, धरातल पे कुछ नहीं है। आप एक रासायनिक किसान हैं, हम प्राकृतिक खेती करते हैं, आपको रासायनिक के नाम पे DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड के नाम पर कितनी सब्सिडी मिलती है? मान लिया हम 10,000 रुपये पकड़ के चलते हैं, 1 रुपये मिलती है, तो 10,000 के तो हकदार हम भी हैं, उसी देश के वासी हैं। पर्यावरण को बचा रहे हैं, मानवता को बचा रहे हैं, पशु पक्षियों को बचा रहे हैं, डॉक्टरी खर्चा कम हो रहा है, तो 10,000 आपको मिले तो हमें भी चाहिए ना, क्या नहीं चाहिए? एकदम सही सटीक बात है। ये पिछले कई सालों से हम अपने गवर्नमेंट से डिमांड करते आ रहे हैं, कम से कम हमें भी तो कुछ दो, हमारा हौसला बढ़े, लेकिन अभी तो कुछ सुनवाई नहीं हुई है। अभी आपके पास गए, जब हम राज्यपाल जी से मिले थे, वहाँ भी हमने यही किया था जी कुछ तो दिलाओ हमें भी, हमने कसूर क्या कर रखा है, अच्छा काम कर रहे हैं अपने उसमें, तो ये परेशानियाँ हैं। बाकी एक संघर्ष कर रहे हैं, पैसा तो कमाया नहीं है, लेकिन आप जैसे भाइयों से मिलना, बाहर घूमना, शुद्ध खाना, बीमारी से दूर रहना, ये अच्छा। अभी 4 दिन पहले मैं एक उदाहरण दूँ, अपनी गाय ने बच्चा दिया था, पहली बार बच्चा दिया था, सुबह की बात है, मैं बैठ गया, उसने आराम से बच्चे को जन्म दे दिया। मैंने नोट किया, ये देखो प्राकृतिक खाने का ये कुछ तो असर है। और मेरी सारी जो गाय हैं, 4-5 गाय अपने आप बच्चा देती हैं, नहीं तो किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। कुछ तो हम अच्छा कर रहे हैं, ये एक छोटा सा प्रयास है, मिलजुल के कर रहे हैं। प्रचार ही कर रहे हैं, वो अपना समय का एक बलिदान कर रहे हैं। कोई पैसे से सपोर्ट कर रहा है, अभी चलो 50 किसानों तो पूरा देश में ये जो एक्टिविटी, ये जो प्रयास है वो चालू है, प्रयास चालू है। लेकिन जो मुख्य समस्या मैंने बताई ना, जैसे आप एक 4 एकड़ के किसान हैं, तो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, मुख्य फसल हमारी गेहूं है, सरसों है, बाजरा है। अगर आपका 2 साल में सरसों या गेहूं नहीं बिकेगा तो आप बच्चे कहाँ से चलाएंगे, अपने बच्चे को कैसे पालेंगे? ये एक मुख्य समस्या है। इसीलिए हमारे हरियाणा में लगभग 500 किसान वापस केमिकल पे आ गए। जो 10 एकड़ में करते थे वो 2 एकड़ अपने खाने के लिए करने लगे, बाकी 8 एकड़ केमिकल पे आ गए, क्योंकि स्कूल की फीस कहाँ से दें। इसीलिए मतलब थोड़ी जैसे आपने गाय का उदाहरण दिया, और 2-4-5 हज़ार रुपये प्रति एकड़ पे एक्सपोर्ट मिल जाए तो हौसला तो बढ़ता है इंसान का। गुजरात सरकार काफ़ी कर रही है, हरियाणा सरकार इस मामले में कम ध्यान देती है। गुजरात में बहुत सरकार ने काफ़ी इस तरफ मोटिवेट करने के लिए, किसानों को जागृत करने के लिए काफ़ी एक बजट जो है वो किया हुआ है। हमें बड़ी खुशी हुई ना, आप आ रहे हो, फिर जाना हो तो 152 भी है। ऐसे क्या होते दे रहे हैं, नहीं आज कौन काम छोड़ के एक दिन बाहर नहीं जा सकता। ये आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को बचाने के लिए हमारा एक प्रयास है, साझा प्रयास है। कोई कम सतर पे कर रहा है, कोई ज़्यादा पे कर रहा है, और आपस में मिलते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता है। हम आपके पास गए, हमने आपकी टेक्नोलॉजी जो जीवा मृत छानने वाली थी सभी किसानों को यहाँ बताया आगे। ठक्कर भाई का जो ड्रैगन फ्रूट लगाने की वो पाइप वाली तकनीक वो हमने लगा दिया है। ऐसे सीखते हैं। हाँ, इसीलिए हमने अगर किसान के घर पे जाते हैं और वहाँ पर हम रुकते हैं तो यहाँ का 1-2 टेक्निक भी हमारे 1-2 किसान को समझ में आ गया तो पूरा वो फैल सकता है कि भाई अच्छी चीजें हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं हमारे खेत में। एक मैंने मशीनरी डेवलप की, थोड़ा सुधार किया उसमें।
जैसे खरपतवार नियंत्रण की बड़ी समस्या है प्राकृतिक खेती। तो हमने एक पावर टिलर खरीदा 4 साल पहले, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। उसको थोड़ा ऐसे एडजस्ट किया कि जो हम लाइन में बिजाई करते हैं 4 इंच से लेकर 8 इंच 10 इंच 15 इंच 20 इंच, उसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं। और उसका निकालने का एक तरीका मतलब समय होता है। जैसे हमने आज 23 तारीख है, आज किसी भी फसल की बिजाई कर दी, जैसे गेहूं है, मूंग है, चना है, गुड़, 10 या 12 दिन के अंदर अंदर उसमें आप निकाल देना पावर टिलर। क्योंकि जो खरपतवार है वो जर्मिनेशन अवस्था में होता है, बिल्कुल निकलने को होता है, जड़ें छोटी छोटी होती हैं। उस समय उसको निकाल देंगे ना तो वो कुछ दब जाएगा, कुछ कट जाएगा और एरेशन हो जाएगी, हमारी फसल बड़ी तेजी से बढ़ेगी। फिर आप एक बार 25 दिन पे हो जाए उस दिन निकाल देना, 2 बार में हमारा 95% कंट्रोल हो जाता है। अभी आपको हम दिखाएंगे मूंग की फसल, जिसमें एक बार 11वें दिन निकाला था, एक में 25वें दिन निकाला था, उसमें खरपतवार की कोई समस्या नहीं। और पिछले 4 साल से हम ये निकाल रहे हैं, 2 क्विंटल यानी 200 केजी पैदावार का अंतर रहता है। सरसों में हमने ये किया था, मैंने प्रधान जी को बुला के दिखाया था, जिस एकड़ में हमने लीटर निकाला उसमें निकली 11 क्विंटल, जिसमें नहीं निकाला उसमें निकली 9 क्विंटल। पिछले साल हमने गेहूं में निकाला, जैसे मैंने 8 बजे शुरू किया और 11 साढ़े 11 बजे मैं आ गया, भैया आराम करेंगे, 3 बजे वापस गया तो 4 घंटे में मैंने जहाँ वीटर निकला था वहाँ की फसल का कलर चेंज हुआ मिला, यानी कालापन आ गया। एरेशन की वजह से मेरे को एकदम झटका लगा कि ये क्या चमत्कार है, इधर नहीं निकाला वहाँ भी पीलापन है, इधर कालापन आ गया 4 घंटे में। मैंने 4-5 जो हमारे सीनियर किसान हैं उनसे बात की, सबका ये सुझाव है भाई इनको जड़ों को ताज़ा ऑक्सीजन मिलती, मतलब नड़ाई गुड़ाई करना एक खाद देने के बराबर है। वो जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन मिल जाता है। हाँ। और पालेकर जी जो मल्चिंग का पहला प्रकार बताते हैं मृदा आच्छादन, ये मृदा आच्छादन ही हो जाता है। तो दूसरा आच्छादन करने के लिए किसान को बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये तो अपने हाथ से कर सकता है। हमारे उधर विखेड़ा बोलते हैं उसको, આપણે જે વિખેડા કાઢીએ વિખેડા જ છે। हमारे यहाँ जो आप लाइन के बोने की बात की, तो हमारे यहाँ जीरा वो बोते हैं और गम बोते हैं, वो ये छूटा ये आकर खेत में बोते हैं हाथों से, जो लाइन बोने की नहीं। इस फसल में ये है ना लाइन से तो हमें भी फिर हम लोग को निंदाई गुड़ाई हाथ से करना पड़ेगा, वही काम होता है लेकिन हाथ से करना पड़ेगा, वो फिर मैनुअली करना पड़ेगा। और इसमें हमें ज़्यादा लगता है। 100 रुपये का इसलिए जो किसानों ने पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। 100 रुपये का पेट्रोल लगता है जी 1 एकड़ में। 1 एकड़ होता है हमारा 4840 लीटर का, वही सेम होता है। और तो सिर्फ एकड़ में 4000 स्क्वायर मीटर होता है। 2 घंटे के अंदर अंदर हम 1 एकड़ में निकाल सकते हैं, इससे तो अच्छा और क्या काम होगा। આમાં લાઈનમાં વાવવાનું કરો, થોડું ઉત્પાદન એવું લાગે આપણને ઓછું, પણ ફેર સિંગાના હાથડાથી વાવો ને આવે છે। ના ના એના કરતા ઓછું થાય, નવું વાવેતર જીરુંનું વાવેતર થાય છે। 16 અમે કરી છીએ ઘઉંમાં વાવેતર કરી છીએ, ભીંડામાં કાઢી। कोई भी फसल में हम निकालते हैं, जैसे वो निकालते हैं तो उसको हम ऐसे संपर्क करते हैं, दोबारा निकालते हैं तब भी संपर्क करते हैं, और तिबारा निकालते हैं तो उसको ऐसे कर देते हैं। वो जो जैसे ये हमारी फसल है, गेहूं की है, सरसों है, चना, इसको डोल बनाता हुआ चला जाएगा, यानी बैड बन जाएगा एक तरह से, इससे भी पैदावार है। साइड में मिट्टी लग जाएगी। हाँ जी, हाँ। इससे बड़ा बेनिफिट है। तो आप साथी भी अपना अनुभव बताएं कुछ।